हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट एंड मेजरमेंट्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं भी देखी हो तो चूँकि उसमें बहुत बेसिक पार्ट था, कोई बात नहीं, लेकिन ये वीडियो देखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे उससे आपके फर्दर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे। तो चलते हैं हम डायमेंशन की तरफ। तो डायमेंशन क्या होती है? देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो उन यूनिट्स को हम डायमेंशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये डायमेंशंस क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हम कुछ जो यूनिट्स होती हैं उनकी कुछ पावर्स हम रेज कर देते हैं एंड दैट दोज पावर्स आर कॉल्ड द डायमेंशंस, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है जो आपकी नोट्स बनाने में भी हेल्पफुल होगी। The powers to which the fundamental quantities are raised to represent a physical quantity are called dimensions. तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको समझ में आ गई। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? स्क्वायर ब्रैकेट में हम करते हैं, ठीक है। अब जो भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे मास हो गया, तो इसकी डायमेंशन को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। डायमेंशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा है पावर्स, बट यहाँ चूंकि m की पावर 1 है तो इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। जो पावर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये पावर ही एक्चुअली डायमेंशन है, तो m की मास की डायमेंशन m टू पावर 1, ठीक है। इसी तरह से लेंथ की जो डायमेंशन है उसको हम इस तरह से कैपिटल L को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखा के रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम के लिए t होता है। इसी तरह से एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें तो चूंकि टाइम को हमने t से रिप्रेजेंट कर दिया है इसकी डायमेंशन को, तो टेम्परेचर की डायमेंशन को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट की स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल A। इसी तरह से मोल को मोल लिख देते हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। तो ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, और इनकी डायमेंशंस हो गई। कुछ जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। अब उनकी यूनिट्स ऐसे सिंपल तो होंगी नहीं, उनकी यूनिट्स में क्या होगा, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशंस हैं इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि यूनिट में मल्टीप्लिकेशन है तो डायमेंशन में भी मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो डायमेंशन फॉर्मूला इसका लिखेंगे स्पीड का, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ये हो गया डिस्टेंस अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम, ठीक है। तो एल की पावर 1 टी की पावर 1, जब ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 बन जाएगा, और इस तरह से हम इस डायमेंशनल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से फोर्स का एक्सेलरेशन का आप निकाल सकते हैं, जैसे आपने स्पीड का निकाला एल टी -1, इस तरह से फोर्स का हो जाएगा एल टी टू पावर -2, ठीक है, इनटू मास की डायमेंशन। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये इस एक साथ इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये बन जाएगा एम एल टी रेज टू पावर -2, ठीक है, पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ थी, आई होप आप समझ गए होंगे। अब इनका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। आपने डायमेंशन निकालना तो सीख लिया, डायमेंशन कैसे, डायमेंशन फॉर्मूला किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे। एप्लीकेशंस इनके बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब एप्लीकेशन की हम बात करें तो इस डायमेंशनल एनालिसिस के 3 एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहला, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की आपको डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी हो तो यहाँ पे ये काम आएगा। अब चेक कैसे करते हैं? देखिए, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर उनकी डायमेंशन सेम है तभी उनको हम जोड़ या घटा सकते हैं। उनका सम हो सकता है या एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रिंसिपल को हम होमोजीनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने नोट्स के लिए आप इसको नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन ए गिवन इक्वेशन हैव द सेम डायमेंशन। और इसी बात को अभी जो मैंने बताया ऐसे भी कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी विद सिमिलर डायमेंशंस, ठीक है, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, ये इक्वेशन आपने मोशन की ये डिस्टेंस के लिए पढ़ी होगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे बीच में सम लगा हुआ है, ये एक क्वांटिटी हो गई, ये दूसरी क्वांटिटी हो गई, बीच में एडिशन है। एडिशन तभी पॉसिबल है जब ये सारी क्वांटिटीज, ये दोनों क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है और इक्वल टू में एस है, इसका मतलब इनकी डायमेंशन भी इन दो क्वांटिटीज की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। आइए वेरीफाई करके देखते हैं। आपको पता है इस इक्वेशन में एस क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। तो एस हो गई, ठीक है,
ऐसे ये डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है, बट डायमेंशनली डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की डायमेंशन सही एक ही होती है, सिमिलर होती है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन हो गई एल, ठीक है, और इसकी डायमेंशन क्या होगी यू टी। यू क्या होती है वेलोसिटी, टी है टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन अगर हम चेक करें तो यहां से आप देख भी सकते हैं जो स्पीड की डायमेंशन वही वेलोसिटी की, तो एल टी टू पावर माइनस वन, और ये हो गई टाइम की डायमेंशन टी। तो फर्स्ट टर्म जो है इसकी डायमेंशन हो गई एल, टी की पावर माइनस वन एंड प्लस वन कैंसिल हो गया तो बचा एल। और इसी तरह से हाफ की तो देखिए यहाँ पे सेकेंड टर्म में कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो इसकी अगर हम डायमेंशन चेक करें तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी हमने निकाली थी एल टी माइनस टू, एल टी इज टू पावर माइनस टू, और ये हो गया टी स्क्वायर। तो अगेन इसकी डायमेंशन कितनी आ गई टी टू पावर माइनस टू और टी टू पावर टू, ये कैंसिल हो गया तो बन गया एल। तो आप देख सकते हैं ये तीनों टर्म्स की जो डायमेंशन है वो सेम है, डिस्टेंस के इक्वल है। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कोई इक्वेशन सही है या नहीं, ठीक है, कौन सी इक्वेशन सही हो सकती है, चार ऑप्शंस आपको वहाँ पे दे दिए जाएंगे। तो चेक करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले आप डायमेंशंस चेक करिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को अप्लाई करिए। आप देखेंगे कोई एक टर्म ऐसा होगा जिसकी डायमेंशन अदर टर्म से डिफरेंट होगी, और आप बिल्कुल आसानी से अपने आंसर को पहचान सकते हैं। दूसरा इसका एप्लीकेशन है रिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। कोई फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे कैसे डिपेंड करती है, क्या डिपेंडेंस है, इसको निकालने के लिए आपको डायमेंशन एनालिसिस हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये कि हमें वो फिजिकल क्वांटिटीज पता होनी चाहिए जिन पे दूसरी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है, ठीक है। और दूसरा दूसरा शर्त यहाँ पे ये है कि लिमिटेशन है, एक्चुअली इसको कहेंगे लिमिटेशन ये है कि सिर्फ प्रोडक्ट टाइप का डिपेंडेंस हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर बीच में एडिशन आ रहा होगा तो फिर हम रिलेशन ये डिपेंडेंसी नहीं निकाल सकते, ठीक है। एक और लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे कुछ कांस्टेंट्स आ रहे हैं, सपोज यहाँ पे हाफ आ रहा है, एग्जांपल के लिए यहाँ पे हाफ आ रहा है, तो इस तरह की जो कांस्टेंट के फैक्टर्स होते हैं ये हम नहीं निकाल सकते, ये हमारी लिमिटेशन होगी, ठीक है। लेकिन एक रफ एस्टिमेशन हमारे पास निकल आएगा। एग्जाम्पल के लिए सिंपल पेंडुलम आप जानते हैं, सिंपल पेंडुलम में एक बॉब होता है जो कि एक स्ट्रिंग से लटक रहा होता है और सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ठीक है। अब आपको निकालना है कि टाइम पीरियड कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है, क्या डिपेंडेंस होगी। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो स्ट्रिंग की लेंथ पे, ठीक है, बॉब के मास पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो हमने इस तरह से एक ये लिख दिया एक फॉर्मूला कि टी प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर ए, मास की पावर बी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर सी, ठीक है। अब डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम एक रफ एस्टिमेशन निकाल सकते हैं कि किस तरह से टी इन तीनों क्वांटिटीज पे, टाइम पीरियड किस तरह से इन तीनों क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये, इसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, हम दोनों साइड की डायमेंशंस लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, लेकिन वो कांस्टेंट क्या है उसकी डायमेंशन हम नहीं निकाल सकते, क्या है वो कांस्टेंट है, ठीक है। उस कांस्टेंट को हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे, सीधे डायमेंशन आप लिखिए, ठीक है। टाइम की डायमेंशन टाइम पीरियड है तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी टी, ठीक है। और चूंकि डायमेंशंस इक्वल होंगी इसीलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। लेंथ की डायमेंशन हो गई एल और इसकी होल पावर ए, इसी तरह से मास की हो गई एम और इसकी होल पावर बी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई एल टी टू पावर माइनस टू और इसकी होल पावर सी, ठीक है। अब जो भी पावर्स एक साथ हैं उनको एक साथ लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा T इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एक L यहाँ पे है और यहाँ पे L की पावर C, ठीक है। तो L की पावर A प्लस C, इसको मैंने एक साथ लिख लिया, ठीक है। इसी तरह से M अकेले है तो M की पावर B, और T भी अकेला है बट माइनस टू एंड C, तो T टू पावर माइनस टू C। अब आप क्या करिए, बोथ साइड्स कंपेयर करिए।
जब आप बोथ साइड्स कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एल और एम के टर्म्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एल की पावर 0 और यहाँ पे एल की पावर ए प्लस सी, तो आफ्टर कंपेरिजन रिजल्ट क्या निकला कि ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा m की पावर यहाँ b है, इधर m कुछ भी नहीं है, m की पावर 0, ठीक है। तो इसका मतलब b इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे t की पावर -2c है, LHS में t की पावर 1 है, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी -2c इज इक्वल टू 1 यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आप c की वैल्यू निकाल सकते हैं, c इज इक्वल टू -12 और c इज इक्वल टू -12, तो दिस गिव्स a इज इक्वल टू -c यानी कि +12 और b की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ से जो डिपेंडेंस आ गया वो क्या आ गया कि t प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर a का मतलब पावर हाफ, ठीक है, m की पावर b यानी m की पावर 0 और g की पावर c यानी g की पावर -12, ठीक है। तो ये क्या बन गया, t प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ l अपॉन g, ये हो गया g की पावर -12, l की पावर +12 और m की पावर 0 यानी 1 हो गया। तो इस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस आपको एक रफ एस्टिमेशन निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी तीसरी एप्लीकेशन पे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सपोज आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, एक यूनिट से आपको दूसरी यूनिट में या एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कन्वर्जन फैक्टर क्या है आप नहीं जानते, तो इसको हम निकाल सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके। अब इसमें बेसिक चीज़ जो हमें हेल्प कर रही है वो यही है कि कोई भी एसआई यूनिट है उसकी डायमेंशन को आप ब्रेक करके एमकेएस यूनिट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सारी डायमेंशंस एम एल टी इन्हीं फॉर्म्स में आ जाएंगी, ठीक है। आप इतना तो जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन सपोज आपसे पूछ लिया गया बताइए 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन, 100 डाइन, 10⁻³ डाइन, आप नहीं जानते, तो हम इसे निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। डाइन सीजीएस यूनिट है, ठीक है, न्यूटन एसआई यूनिट है। तो सबसे पहले ये कन्वर्जन फैक्टर निकालने के लिए, चूंकि ये फोर्स की यूनिट्स हैं, तो हम फोर्स की डायमेंशन पहले लिख लेते हैं, और फोर्स की डायमेंशन यहाँ से हम देख चुके थे ml/2, ठीक है। अब हम पहले 1 न्यूटन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। 1 न्यूटन में आप देखेंगे मास आ जाएगा कितना, 1 kg, सब कुछ यूनिट में आप रख दीजिए, ठीक है, यूनिट क्वांटिटीज। 1 न्यूटन कब होगा, जब मास होगा 1 kg, लेंथ होगा 1 मीटर, ठीक है, और टाइम होगा 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड की पावर -2, ठीक है। और अगर ये 1 डाइन, अब मैं इसको सीजीएस यूनिट्स में लूंगा, तो जाहिर सी बात है मैं मास को रखूंगा ग्राम में, तो हो जाएगा 1 ग्राम। लेंथ को रखूंगा 1 सेंटीमीटर, और सेकेंड, टाइम अभी भी सेकेंड में ही आएगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों को अगर डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो रिलेशन हमारे पास निकल आएगा। अब देखिए आपने क्या किया, आप केजी को पहले, चूंकि हमें यूनिट्स अलग हैं तो ये कैंसिलेशन के लिए हमें पहले यूनिट्स को सेम करना होगा, तो पहले केजी को ग्राम में चेंज कर लेते हैं। केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻³ यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, अब ये ग्राम में चेंज हो गया। या सेकेंड स्टेप में लिख लेना ज़्यादा सही रहेगा, तो मैं सेकेंड स्टेप लिख देता हूँ, 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन इज इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन ये आ गया 1 ग्राम इंटू 1 मीटर अपॉन ये 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, अपॉन 1 सेंटीमीटर, और ये 1 सेकेंड पावर -2 ये। अब आप देख सकते हैं ये यूनिट्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। कितना आया, 10⁻³ एंड 10⁻², दैट इज 10⁻5, ठीक है। तो इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसका बार बार स्टडी करके रिवीजन करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि बेस्ड होंगे इन्हीं 3 एप्लीकेशंस पे, इसी डायमेंशनल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट पे।